भाई और सारे नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है ऐसी कि वेक्टर हमें पढ़ना पड़ता है? स्केलर तो ऑलरेडी है हमारे पास, बट वेक्टर पढ़ने की अलग से क्या जरूरत पड़ती है? कोई क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिसके पास, उसको हम स्केलर कहते हैं, और जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है उसको हम वेक्टर कहते हैं। अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन भी है तो उसको हम वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मोशन हमें पढ़ना है 3D के अंदर या 2D के अंदर, 2D मतलब प्लेन, 3D मतलब स्पेस। अगर 3D के अंदर हमें मोशन पढ़ना है या 2D के अंदर हमें मोशन पढ़ना है तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा उसमें? जिसमें डायरेक्शंस भी होंगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर हम देखें मास, उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 5 kg, 3 kg। कभी ऐसा तो नहीं होता कि 5 kg इस डायरेक्शन में और 3 kg उस डायरेक्शन में। 5 kg तो 5 kg है, लेकिन हम वेलोसिटी बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन के अंदर। कोई कार मूव कर रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई स्कूटर मूव कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बीच का हम डिफरेंस पढ़ते हैं। बेसिकली है क्या, वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। पहले स्केलर देख लेते हैं। स्केलर होता है, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, द क्वांटिटीज which are having only magnitude and no direction, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल्स। मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उसके अंदर हम ना ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज कर लेते हैं। ऑर्डिनरी रूल्स, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, नॉर्मली ऑर्डिनरी रूल से हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज होती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो किसी भी दो क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स अलग अलग हैं कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहोगे 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, इन दोनों के यूनिट सेम है, किलोमीटर किलोमीटर, तो तुम कह दोगे हाँ जी 8 किलोमीटर। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि 5 किलोमीटर प्लस 3 इंच इज इक्वल टू 8 समथिंग? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग यूनिट्स की क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जा सकता। 3 इंच को तुम कन्वर्ट करोगे किलोमीटर के अंदर और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा, और सब्ट्रैक्शन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाती है। जैसे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकेंड, दोनों के अलग अलग यूनिट है, बट ये डिवीजन हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन दो अलग अलग यूनिट्स वाली क्वांटिटीज में नहीं होता। तो इसके ऊपर नॉर्मल रूल्स लग जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के। वेक्टर देखते हैं अब। पॉज करके ना नोट कर लिया करो। वेक्टर, वेक्टर क्या होती हैं? जो क्वांटिटीज which are having both
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एग्जांपल लेंगे हम, अगर एग्जांपल बताओ, अभी बताया था एक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सलरेशन, इन सब में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ना ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसमें नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल नहीं लगते। मैग्नीट्यूड होता तो ऐड हो जाती, लेकिन डायरेक्शंस भी हैं साथ में, तो इसके ऊपर लगता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या हम कहते हैं एक और यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं वेक्टर्स की। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो भी देख लेंगे। ठीक है, उसके अलग लॉज हैं, वो हम आगे चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, थॉरोली कवर करेंगे सारा का सारा। इस चैनल पे आपको सारा का सारा सारी फिजिक्स थॉरोली मिलेगी कवर्ड। तो वेक्टर हमने ये पढ़ लिया, एग्जांपल देख लिए। अब ये देखते हैं कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। तो ये हटा देता हूं मैं। तो बच्चों, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर अगर इसको डिनोट करना है तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेलोसिटी वेक्टर है, हमने उसको v से डिनोट किया हुआ है। अब वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे? वेलोसिटी है, वो जो वेक्टर है उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। किसी भी क्वांटिटी का कोई वेक्टर है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। एक्सलरेशन है, एरो लग गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा? इसके आगे पीछे हम मॉड्यूलस लगा देंगे। मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। अब ये क्या है, इसके अंदर ना तुम्हें डायरेक्शन भी मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर को तो कैसे करेंगे? भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन भी है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक एरो लगाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एरो उसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा जिस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी है, और एरो की जो लेंथ होगी है ना, वो डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर का अगर मैग्नीट्यूड है तो 5 किलोमीटर की लाइन बनाएंगे, बस एक ये डिनोट करता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो वेक्टर को हम ऐसे ग्राफिकली डिनोट करते हैं। क्लियर? इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ये डिनोट करते हैं हम, ये बेसिकली आगे यूज होगी हमारी पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर। डायरेक्शन हमें डिनोट करना जरूरी होता है वेक्टर के अंदर, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, घबराना नहीं है इससे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी भी पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के अंदर, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ पार्टिकल
in 2D or 3D, we use a positive sign, B negative sign, C vectors, D both B एंड सी। बताओ बच्चों, वेक्टर्स, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन तो हम रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ऊपर वाली डायरेक्शन या नीचे वाली डायरेक्शन या राइट या लेफ्ट के लिए यूज कर लेते थे। लेकिन अगर 2D के अंदर हमें मोशन स्टडी करना है, 2D मतलब जैसे ये हो गया मोशन, 2 डायमेंशन है ना एक्स वाई, तो इसके अंदर अगर हमें स्टडी करना है मोशन तो हमें क्या यूज होगा, वेक्टर्स यूज होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, तो इसके लिए हम वेक्टर्स यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर के और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर इक्वल if their magnitudes and direction are same। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जैसे ये वेक्टर है A, ठीक है, और ये वेक्टर है B। अब इनकी जो लेंथ है वेक्टर्स की, एरो की लेंथ है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। लेकिन अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं ऐसे, ये C वेक्टर है और एक है ये D वेक्टर, ना तो इनकी लेंथ सेम है ना इनकी डायरेक्शन सेम है, तो C इज नॉट इक्वल टू D। ये क्लियर है, समझ में आया? अगर एक भी चीज अलग है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से तो भी इक्वल नहीं है, और अगर दोनों चीजें अलग तो भी इक्वल नहीं है। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, तभी वेक्टर्स इक्वल कहे जाएंगे। और अगर हम किसी भी वेक्टर को, ये एक वेक्टर है E वेक्टर, इस वेक्टर को हम उठा के कहीं पैरेलली मूव कर देते हैं, जैसे मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आया, तो इस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं आएगा। इसको उठा के मैं कहीं पर भी रख सकता हूं, हाँ, लेकिन इसकी जो ऐसे अगर मैंने इसको घुमा दिया आगे पीछे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए सेम, लेकिन उसको उठा के ऐसे ही रखना है सेम तरीके से, ठीक है। तो पैरेलली मूव करना है बेसिकली। मैंने इसको पैरेलली मूव किया, या मैं इसको ऐसे पैरेलली मूव करके लेके जाऊं और ऐसे के ऐसे रख दूं, तो डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। शिफ्टिंग हम ऐसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसमें क्या होता है देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब दो वेक्टर्स ना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके ऐड किए जा सकते हैं। वही तो मैं बता रहा था कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा फिर तो समस्या ही क्या है, सीधा का सीधा हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करने के लिए हमें कोई ना कोई लॉ चाहिए, वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। थोड़ा पानी पी लिया जाए।
तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे यूज करेंगे? भाई देखो बच्चों, ये है A, ये है B, दो वेक्टर हैं, थोड़ा B को उधर कर देते हैं अभी, ये है B, दो वेक्टर हैं, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा बबुआ? इसको हम A बना देते हैं, यहां पर वापस से उठा के पैरेलली मूव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्टिंग करी है, इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, डायरेक्शन सेम रहेगी। अब मैंने क्या किया है, एक का टेल और उसी का हेड, इसके हेड से मैंने दूसरे की टेल मिला दी, और ये यहां पर हमारा आ गया B। अब इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं रिजल्टेंट R से डिनोट करूं और हमने ऐड करना है ना A और B को, A प्लस B, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब एडिशन हो गया, एडिशन होने के बाद जो निकला वो रिजल्ट है। तो वो कैसे होगा, एक की टेल से हम दूसरे के हेड पे एक एरो बना देंगे, तो वो बन जाएगा रिजल्टेंट। इतना आसान था, लो कर लो बात, इतना आसान। अब क्या हुआ यहां पर, तुम देखो, A प्लस B करना है, A के हेड से B की टेल मिला के एक और एरो बना दिया B वाला, और A के टेल से B के हेड तक कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल सी बात। C है, D है, तो मैंने क्या किया ऐड करने के लिए, C बनाया, D बनाया, फिर ये जो खाली जगह बची है ना, टेल से मैंने हेड को मिला दिया, किसके टेल से, C के टेल से D के हेड को मिला दिया, तो रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट हो गया C प्लस D। ये C था और ये D था। क्लियर हो गया वेक्टर एडिशन? ऐसे सिंपल वेक्टर ऐड हो जाते हैं, लेकिन इसको एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। सपोज बच्चों देखो, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट का बेस है, ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ये ऊपर जा रहा है, यहां पर एक पर्सन है, यहां पर एक पर्सन है, ये जो है वो 12 मीटर का डिस्टेंस है और ये जो है 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये जो पर्सन है, इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन अभी यहां पर है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मोशन का टाइम है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर जो मोशन होगा। अब ये यहां चल रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से, और जो लिफ्ट है वो ऊपर आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका पोजीशन, लिफ्ट है जो वो ऊपर आ चुकी होगी, 12 मीटर इसने ऊपर कवर कर लिया होगा, 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है ये, 12 मीटर पर सेकंड से, और ये जो मूव कर रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये 12 मीटर ऊपर आ गई है नीचे से, और 5 मीटर ये यहां से यहां आ गया, तो हमारा जो पर्सन है वो यहां पहुंच गया, यहां से यहां 1 सेकंड के अंदर। कैसे, 12 मीटर चला ऊपर, ये 12 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 12 मीटर कवर किए, इसने 5 मीटर पर सेकंड इधर कवर किए, तो टोटल इसने डिस्टेंस अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कवर किया, या हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि वेक्टर है। तो अब वो देखते हैं हम, यहां से 12 मीटर ऊपर गया और 5 मीटर ऐसे गया, ये 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, और ये यहां से यहां पहुंच गया, है ना। तो अब इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 13 मीटर निकलेगी, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 13 मीटर निकलेगी। अब यही अगर हम देखें, अगर इसकी स्पीड देखें, इसकी स्पीड क्या होगी,
1 सेकंड के अंदर इसने कितना कवर किया, 13 मीटर कवर किया ना, तो 13 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। वैसे ही अगर हम ये देखें कि 12 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में स्पीड थी पर्सन की, ऊपर गया वो 12 मीटर पर सेकंड से, और 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। अब ये 12 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटीज हैं, ये दो वेलोसिटीज हैं। अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या आएगा, 13 मीटर पर सेकंड आना चाहिए ना, तो वही तो है रिजल्टेंट। क्या किया हमने, एक के टेल से दूसरे के हेड तक पहुंचा दिया, कितना आया, 13 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले से भी करके देखेंगे, ये सिर्फ एक मतलब समझाने के लिए था कि 13 मीटर पर सेकंड कैसे आया। ठीक है, दो वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड, और 13 मीटर पर सेकंड उसका रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्टली ऐड नहीं हुआ, ये डायरेक्टली ऐड नहीं हुआ, उसका रिजल्टेंट निकाला है। वो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी बताता हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये पढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या किया था कि एक के हेड से दूसरे की टेल को हमने अटैच किया था, तभी हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बन रहा था। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे ये तुम्हारा ए है और ये मेरा बी है, अब इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे, दोनों की टेल को मिला दो, ये ए आ गया, ये बी आ गया। पहले हमने ट्रायंगल शेप बना दी थी, अब हम पैरेललोग्राम बना देंगे। अब क्या करेंगे, ए के पैरेलल हम एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, डॉटेड लाइन बन गई, पैरेलल है पूरी, चलो ठीक ठीक लगा लेना। बी के भी पैरेलल हमने खींच दी। अब इसका जो डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, वो होगा इसका रिजल्टेंट। समझे बच्चा लोग, ए प्लस बी, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। क्लियर, दोनों के टेल से हमने जो डायगोनल बनाया, ये वाला डायगोनल नहीं, जो दोनों की टेल से डायगोनल बनेगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा एडिशन का। क्लियर, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको सीधा ऐड नहीं कर देंगे हम, जैसे अगर ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 6 है, तो ये 11 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी। तो ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन हो गया सिंपल। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो था, उसका मतलब तो समझ में आ ही गया ना तुम्हें, कि कैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो 13 मीटर पर सेकंड हो गई थी। दो वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड का रिजल्टेंट निकाल के 13 मीटर पर सेकंड हो गई थी, है ना। 13 मीटर कवर किया था उसने, पर्सन ने 1 सेकंड के अंदर, 13 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट। तो ऐसे ही पैरेललोग्राम का भी होता है। तो अब बेसिकली हमें ये देखना है कि जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, वो कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे डिनोट करते हैं सिंपल। बी वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड हमने ऐसे करते हैं हम डिनोट, मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, ये हो गया। अब जो आर होगा रिजल्टेंट, ए प्लस बी होगा, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली ये कैसे आएगा, अगर हम ए को ऐसे ड्रॉ करें, ये ए है, ये बी है, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम पैरेललोग्राम यूज कर लेते हैं। यहां से हम डॉटेड लाइन बना देंगे, ये ए का पैरेलल हो गया, ये बी का पैरेलल हो गया। बी यहां लिख लेते हैं। अब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा,
ये पूरा एंगल थीटा है। अब ये एंगल भी थीटा होगा, ये ए का पैरेलल है ना, और ये बी से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और वो भी एंगल थीटा है ना। तो ये क्या होगा, ये ए है, और ये क्या होगा, ये होगा ए साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। अगर ये ए होता है तो ये क्या होता है, ए साइन थीटा, अगर थीटा यहां होता तो, और ये ए कॉस थीटा होता है। ये वाली लेंथ ए कॉस थीटा होगी और ये ए साइन थीटा होगी, ठीक है। ये ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा, तो ये आर है हमारा। तो हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हाइपोटेन्यूज है पाइथागोरस का, और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये क्या हो गया, ए साइन थीटा, ये हो गया बी प्लस ए कॉस थीटा। भाई ये बी वेक्टर है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी है ना, यही होगा ना। इसको हम बी लिख सकते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं, है ना, तो बी होगा ना ये। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं अगर हम, ये लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ए है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपस में ए स्क्वायर रह जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये मिलके ए स्क्वायर बुला लेंगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। और अगर इसका हम एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल को, ये पूरा थीटा है, और ये वाला जो एंगल है इसको हम फाई से डिनोट कर दें अगर, तो tan फाई क्या होगा, tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर, ये tan फाई हो गया। फाई क्या है, एंगल किसके बीच में है, बी और आर के बीच में। फाई इज द एंगल बिटवीन बी एंड रिजल्टेंट आर। क्लियर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और फाई किसके बीच में है, बी और आर के बीच में, ठीक है। अगर तुम इसको ए लिखोगे और इसको बी लिखोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, वो एक ही बात है। लेकिन जो tan फाई है ना, इसमें फाई है जो, ठीक है, वो किसके बीच का एंगल है, बी और आर के बीच में। तो ऊपर क्या आएगा, दूसरा वाला ए आएगा, बी नीचे आएगा, ठीक है। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया। और ये हमारा आर का फॉर्मूला है। जो रिजल्टेंट है उसका क्या है, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, और कॉस का कौन सा एंगल, जो उन दोनों के बीच का है, वेक्टर्स के बीच का। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अगर यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो पहले हमने एग्जांपल लिया था, वो यहां करके देखते हैं। इधर था 12 और इस डायरेक्शन में था 5 मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 13 मीटर पर सेकेंड आया था ना रिजल्टेंट हमारा,
इस फॉर्मूले से निकाल के देख लो, सिंपल। यहां कर देता हूं 12 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या 144 प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी का क्या है हमारा 5, तो 25 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का, कितना है 90 डिग्री, है ना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 आ गया। ये क्या हुआ 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, इसका अंडर रूट कितना हुआ 13 आया। क्लियर, ये वाले फॉर्मूले से भी आ गया आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।